कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या, कैसे इसको किया जाता है, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। तो कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने रखा हुआ है। इस नोट्स को जो भी स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन में जो भी नोट्स दिखाई पड़ रहा है वो सारा तुम अपने नोटबुक में नोट कर लोगे, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, इन दोज ऑर्गेनाइजेशन where material has to pass from two or more processes to be converted into finished goods। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहां मटेरियल को क्या करते हैं, गुजरना पड़ता है, 2 या 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल को 2-3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता है। तो देन इट इज सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो प्रोसेस कॉस्टिंग। तब जाके हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल में टेक्सटाइल कंपनी हैज बीन फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो टेक्सटाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करता है, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करता है। कैसे? तो यहां पे एक डायग्राम के थ्रू तुम लोग समझ सकते हो। तो डायग्राम में क्या बोल रहा है कि समझ लो पहले प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 में जाता है, फिर प्रोसेस 3 होता है। इन 3 प्रोसेस में काम होता है प्रोसेस इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। तो पहला प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले प्रोसेस में हम लोग मटेरियल डालते हैं, इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल क्या है, कॉटन। कॉटन मतलब जो रुई होता है वो। तो रुई को पहले प्रोसेस में डाला गया, तो यहां पे इसको प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए और भी अदर मटेरियल लगते हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल को और डाले, उसके बाद फिर लेबर लगा, लेबर कॉस्ट लगा, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मतलब अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अदर जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं उसे ओवरहेड कहते हैं। तो ओवरहेड चैप्टर में तुम लोग पढ़े ही होगे। और कॉटन क्या है, कॉटन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है प्रोसेस 1 के लिए। तो ये इनपुट मटेरियल, मैंने इनपुट डाला, यहां पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस होने के बाद ये मेरा आउटपुट निकला। जो आउटपुट निकला इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट मटेरियल, ठीक है। ये इनपुट मटेरियल हो गया। और ये जो मेरा निकला ये क्या है, आउटपुट। प्रोसेस 1 से क्या निकला, आउटपुट। अब इस आउटपुट को हम प्रोसेस 2 में फिर डालते हैं। तो ये प्रोसेस 2 का क्या बन गया, इनपुट। ये प्रोसेस 2 का इनपुट मटेरियल बन गया, क्योंकि प्रोसेस 2 में यार्न से प्रोसेस करना पड़ता है। कॉटन से क्या बना, यार्न। यार्न मतलब क्या होता है, सुई या धागा होता है। तो रुई से क्या बना, धागा। फिर धागे को मैंने क्या किया, प्रोसेस 2 में डाला। प्रोसेस 2 में डाला धागा को, और साथ में कुछ अदर मटेरियल लगा, लेबर कॉस्ट, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया, क्लोथ। क्लोथ मतलब कपड़ा। कपड़ा बना है मतलब पहनने लायक नहीं, वो जो सीट होता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, वो जो थान होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्लोथ बना। अब क्लोथ को फिर प्रोसेस 2 में डाला गया, तो ये इनपुट मटेरियल, फिर ये क्लोथ क्या हो गया, आउटपुट हुआ प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 2 का आउटपुट है। फिर प्रोसेस 2 का आउटपुट को हम प्रोसेस 3 में फिर डालते हैं। प्रोसेस 3 में ये क्या बन गया, फिर से इनपुट मटेरियल बन गया, और साथ में इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया, गारमेंट। गारमेंट मतलब जो हम लोग पहनते हैं वो गारमेंट, पहनने लायक कपड़ा। गारमेंट हमारा क्या है, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। तो पहले प्रोसेस 1 में कॉटन, कॉटन से यार्न बना मतलब धागा बना, फिर धागा से क्या बना, क्लोथ, फिर क्लोथ से बना गारमेंट। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरा।
मेरा रॉ मटेरियल डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरा और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक ना, ये डायग्राम से क्लियर हुआ बात कि प्रोसेस अकाउंटिंग क्या है या प्रोसेस सिस्टम क्या है। इसके बाद सो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसमें कुछ ना फॉलोइंग फीचर होते हैं, तो देखो क्या क्या फीचर्स है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस, गुड्स को डिफरेंट प्रोसेस में प्रोड्यूस किया जाता है, या डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, ये एक एक डिपार्टमेंट है ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये पहला फीचर हो गया कि डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है गुड्स को प्रोड्यूस होने में। फिर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। अभी जो मैंने बताया कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाता है। जैसे प्रोसेस वन का जो इनपुट है कॉटन, कॉटन से क्या बना आउटपुट, तो प्रोसेस वन का आउटपुट प्रोसेस टू के लिए, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाता है। ठीक है, लाइक आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन का आउटपुट जो कि यार्न है, यार्न मतलब क्या होता है धागा, इज द इनपुट फॉर प्रोसेस टू, ये इनपुट हो गया प्रोसेस टू के लिए, एंड सो ऑन। और इसके बाद जैसे चल रहा है वैसे, जैसे क्लोथ हो गया, आउटपुट प्रोसेस टू का आउटपुट है क्लोथ, क्लोथ जो है प्रोसेस थ्री का इनपुट हो जाएगा। मतलब एक पहला प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट मटेरियल बन जाएगा। ठीक ना, ये समझ में आया। नेक्स्ट है सो टू कंट्रोल कॉस्ट बिहेवियर इज टू बी एनालाइज्ड एट ईच प्रोसेस। तो कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए हर प्रोसेस का कॉस्ट बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। मतलब समझ लो प्रोसेस वन में एक मैनेजर है, प्रोसेस टू में एक मैनेजर है, प्रोसेस थ्री में एक मैनेजर है, तो किस प्रोसेस में कॉस्ट ज्यादा हो रहा है वहां पे एनालाइज किया जाता है कि तुम्हारा भाई कॉस्ट क्यों ज्यादा आया, तुम्हारे प्रोसेस में कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रहा है, तुम क्या मशीन को ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तुम जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसका क्या कॉस्ट ज्यादा है। तो ये सारा कॉस्ट बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल लॉस। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल लॉस होना स्वाभाविक है। मतलब जनरली यहां पे नॉर्मल लॉस होता ही है। मतलब मैं अगर कुछ कॉटन प्रोसेस वन में डालता हूं, इनपुट मटेरियल डालता हूं, तो वहां से कुछ ना कुछ कॉटन जो है वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल बात है। तो वो नॉर्मली कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है इस प्रकार के प्रोसेस में। इट मीन्स दैट देयर विल बी सम लॉसेस विच ऑकर इन ईच प्रोसेस एंड दे आर टर्म्ड एज नॉर्मल लॉस। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि कुछ लॉस ऐसे होते रहते हैं हमेशा सभी प्रोसेस में कि उसे हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। कि ऐसा हमेशा एक जनरल बात है कि लॉस होना एक जनरल बात है, तो वो नॉर्मल लॉस ट्रीट होगा। सो दे आर वैल्यूड एट नॉर्मल स्क्रैप रियलाइजेशन इफ एनी। अगर कुछ वेस्टेज वगैरह हो जाता है तो उसको ना हम फिर कुछ कम दाम में हम बेच भी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप रियलाइजेशन। स्क्रैप रियलाइजेशन मतलब रद्दी के दाम में बेच देना। तो हमारा जो वेस्टेज होता है, नॉर्मल लॉस होता है मटेरियल का, तो उसे हम रद्दी के दाम में स्क्रैप में बेच देते हैं। अगर कुछ मिला तो, इफ एनी बोला है, मतलब स्क्रैप रियलाइजेशन हुआ तो हम लोग उसको वैल्यूड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअल लॉसेज इन द प्रोसेस विल बी मोर और लेस देन द नॉर्मल लॉस फोरकास्टेड। तो हम लोग नॉर्मल लॉस जो भी फोरकास्ट करके रखे हैं, मतलब पहले से हम लोग ये सोच के रखते हैं कि मुझे इतना लॉस तो होना ही है, ये तो नॉर्मल है, मैंने ये फोरकास्ट करके रख दिया कि ये जो प्रोसेस में नॉर्मली इतना लॉस होता ही है। मान लेते हैं कि अगर मैं 100 kg यूज करता हूं मटेरियल, तो उसमें से 10 kg लॉस होना नॉर्मली है, नॉर्मल है एकदम। 10 kg हो सकता है लॉस हो जाएगा 100 kg में। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभार ज्यादा कम हो जाता है,
मोर और लेस हो जाता है नॉर्मल से। समझ लो अगर 10 केजी मैं सोच के रखा हूं, उसमें क्या होता है 12 केजी का लॉस हो गया, तो 12 केजी का लॉस हो मतलब 2 केजी एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, तो ये 2 केजी का एक्स्ट्रा लॉस जो है ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। और अगर कम लॉस हुआ, जितना भी मैंने सोच के रखा था कि 10 केजी लॉस होने वाला है, लेकिन हुआ कितना केजी लॉस, 6 केजी लॉस हुआ मानते हैं, तो ये 4 केजी मेरे लिए गेन हो गया, फायदा हो गया मेरे लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। उसी बात को समझो, इफ एक्चुअल लॉस इज मोर देन नॉर्मल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो गया तो डिफरेंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इफ एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, और अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है तो डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन। दे विल बी सेपरेटली अकाउंटेड फॉर टू कंट्रोल कॉस्टिंग इन फ्यूचर। तो ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को अलग से अकाउंट किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग किया जाता है इसका, ताकि भविष्य में इसके कॉस्ट में कंट्रोल किया जा सके। जैसे एबनॉर्मल लॉस तो मेरा एक प्रकार का कॉस्ट ही हो गया, जो कि कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा, और कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा मतलब अगर ज्यादा चार्ज हुआ तो मेरा लॉस ज्यादा दिखेगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं इसका। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक पहले उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहां पे एक एग्जांपल है, बोल रहा है इन द टेक्सटाइल कंपनी इन प्रोसेस 1, जैसे प्रोसेस 1 कॉटन टू यार्न, मतलब प्रोसेस 1 में हम क्या तैयार करते हैं, कॉटन से यार्न बनाते हैं। 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, 1000 kg रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इनपुट डाला गया। नॉर्मल लॉस फोरकास्टेड एट द 10%, और नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि 10% लॉस होना है, ये मैंने फोरकास्ट कर लिया, पहले से मैंने पता लगा लिया कि नॉर्मली इतना 10% मेरा हो सकता है लॉस हो जाएगा। द कॉस्ट डिटेल्स आर एज अंडर, और कॉस्ट डिटेल्स क्या है, ऐसे है, मतलब मटेरियल कॉस्ट लगा है 50,000, लेबर कॉस्ट 20,000, अदर जैसे अदर जो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड कितना हो गया 50,000। ये सारे अदर एक्सपेंसेस लगे हैं जिसका प्रोसेसिंग करके मैं क्या करूंगा, यार्न बनाऊंगा। नॉर्मल स्क्रैप रियलाइजेशन इज ₹5 पर केजी, मतलब जितना केजी का भी लॉस होता है हर केजी के लिए 5 रुपया करके मैं क्या कर सकता हूं, रिकवर कर सकता हूं, मतलब स्क्रैप को मैं बेच सकता हूं। स्क्रैप का पर केजी का दाम कितना है, 5 रुपया, 1 केजी बेचूंगा तो 5 रुपया मिल जाएगा मुझे, तो ये स्क्रैप रियलाइजेशन है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट 1, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो 2 सिचुएशन है यहां पर, एक्चुअल आउटपुट अगर 850 केजी हुआ, एक्चुअल आउटपुट अगर 920 केजी हुआ। ठीक है, ये 2 सिचुएशन है कि मान लेते हैं प्रोसेस 1 में आउटपुट कितना हुआ है 850 केजी, तब क्या सिचुएशन होगा मेरा, और एक्चुअल आउटपुट 920 केजी अगर होता है तो मेरा क्या सिचुएशन होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें अकाउंट बनाना है। तो तुम्हें सवाल में ऐसा ही दिया रहेगा, लेकिन वहां पे एक प्रोसेस नहीं, तुमको बोलेगा कि 3 प्रोसेस है तो तीनों प्रोसेस का अकाउंट बनाओ। ठीक ना, यहां पे हम लोग बस एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे सवाल, बाकी सब प्रोसेस जो है सेम होते हैं, इसलिए एक पहला एग्जांपल है, इसीलिए नॉर्मली हम एक इजी सम कर रहे हैं, बाद में हम लोग अपना लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी सम है, तो थोड़ा ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। तो ये है प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट, जो भी नाम रहेगा वही अकाउंट होगा। जैसे अगर प्रोसेस ए अकाउंट बोलेगा तो प्रोसेस ए अकाउंट हो जाएगा, प्रोसेस बी अकाउंट तो प्रोसेस बी अकाउंट, या इसके बदले में कोई नाम है तो वो अकाउंट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक होगा क्वांटिटी का और एक होगा अमाउंट का। इधर भी क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी में
यूनिट्स होगा तो यूनिट्स, केजी होगा तो केजी, क्विंटल होगा तो क्विंटल, जो भी यूनिट्स रहेगा वो लिख देंगे। अब हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, तो सिचुएशन क्या था, दो सिचुएशन था। एक्चुअल आउटपुट जब 850 केजी है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, और 920 केजी होगा तो क्या करेंगे। तो पहला सिचुएशन हम लोग अभी कर रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज 850 केजी। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे टू मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल, ये मेरा इनपुट मटेरियल है। इनपुट मटेरियल कितना केजी, 1000 केजी, और इसका कॉस्ट कितना था, 50,000। क्वेश्चन पहले तुम लोग लिख लेना, उसके बाद सम्स करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये लिख लोगे, उसके बाद हम लोग ये सॉल्यूशन करेंगे। तब देखना सामने क्वेश्चन रहेगा तो तुम लोगों को देखने में सुविधा होगा, क्योंकि बार बार मैं तो ये क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तुमको, तो इसलिए पहले क्वेश्चन लिख लेना तुम लोग। तो यहां पे देखो 50,000 मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट 20,000 और ओवरहेड है 15,000। उसके बाद देखो टू लेबर, लेबर कितना हो रहा है, लेबर तो अब क्वांटिटी में नहीं होता है, उसका डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे यहां पर, कितना होगा 20,000, और टू ओवरहेड 15,000, ये मैंने कॉस्ट लिख दिया। इसके बाद ये मैंने डेबिट साइड में जितना इनपुट है वो सारा इनपुट मैंने डाल दिया। अब क्रेडिट साइड में जो आउटपुट होता है वो आउटपुट निकलता है, मतलब ये इनपुट वाला पोर्शन है और इधर वाला क्रेडिट साइड जो है आउटपुट वाला पोर्शन है। तो आउटपुट में क्या हो रहा है कि 1000 केजी में 10 केजी लॉस हो गया, तो उसको मैं क्या करूंगा, इधर हिसाब दिखाना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड मुझे 1000 केजी का हिसाब चाहिए। तो यहां पे पहले लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 10% फोरकास्ट किया गया है, जितना भी केजी हम इनपुट करते हैं उसका 10% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो 1000 केजी हमने इनपुट किया तो उसमें 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया, 100 केजी। और अमाउंट कितना होगा, जो भी नॉर्मल लॉस होता है, जो भी वेस्ट हो जाता है, उसको हम 5 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देते हैं, ठीक ना। तो उसको हम 5 रुपया पर केजी जैसे बेचेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस नॉर्मल लॉस का वैल्यू में कितना होगा, वैल्यू में हो जाएगा @5 करके, मतलब 500 हो गया। तो जो भी मेरा नॉर्मल लॉस हुआ उसका वैल्यू कितना आया, 500। 100 केजी लॉस हुआ और 5 रुपया करके 500 इसका वैल्यू हो गया। तो यहां पे 100 अगर लॉस होता है तो मेरा आउटपुट कितना केजी होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 900 केजी, लेकिन आउटपुट हुआ कितना केजी है, 850 केजी। तो ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, लेकिन आउटपुट होना कितना चाहिए था, 900 केजी। तो ये बाकी 50 कहां गया, बाकी 50 जो है वो फिर से लॉस हो गया। इस लॉस को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस समझ में आया कि नॉर्मल लॉस तो एक दिया रहेगा, लेकिन फिर भी लॉस हमें पता चल जाएगा और भी लॉस हुआ है। 1000 केजी में से 100 केजी लॉस हो गया, तो आउटपुट कितना का होना चाहिए था, आउटपुट होना चाहिए था 900 केजी का, लेकिन हुआ कितना केजी आउटपुट एक्चुअल में, 850 केजी। 50 केजी गया कहां, 50 केजी एबनॉर्मल लॉस हो गया, फिर से लॉस हो गया। तो यहां पे लिखेंगे 50 केजी बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब यहां पे कॉस्ट कितना होगा वो देखना है। ये एबनॉर्मल लॉस तो मेरा कॉस्ट का लॉस हो गया, ये तो मैं किसी से मेकअप नहीं कर सकता, तो देखना पड़ेगा कितना लॉस हो रहा है, वो वैल्यू हम लोग करेंगे बाद में। तो इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं इसको, और यहां पे लिखेंगे बाय
ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। प्रोसेस टू अकाउंट अभी बनाए नहीं है हम लोग, लेकिन इसके बाद वाला कौन सा प्रोसेस था, प्रोसेस टू, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में वो ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी इस फर्स्ट प्रोसेस में आउटपुट निकलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस टू में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कितना हो गया, प्रोसेस वन में आउटपुट कितना हुआ था 850 और इसे ट्रांसफर कर दिया गया प्रोसेस टू में। तो मैंने लिखा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। अब इसका भी वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। देखो यहां पे नॉर्मल लॉस का जब हम लोग वैल्यू निकाले तो उस समय पर केजी का रेट मुझे पता था, तो मैंने इनटू किया और वैल्यू निकल गया। लेकिन यहां पे मुझे पर केजी का रेट नहीं पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये रेट कैसे निकलेगा, देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको हमें करना पड़ेगा। अगर रेट नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेशन कर लेना है। देखो कैसे करेंगे, कॉस्ट पर केजी या यूनिट रहेगा तो यूनिट इक्वल टू लिखेंगे टोटल कॉस्ट इनकर्ड, जितना भी टोटल कॉस्ट लगा है माइनस, उसमें से माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के चलते जो भी स्क्रैप वैल्यू लॉस हुआ है उसे हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये तो मैं रिकवर कर ले रहा हूं ना, कॉस्ट मेरा रिकवर हो जा रहा है। इसको बेचने पर, स्क्रैप को बेचने पर कुछ तो कॉस्ट रिकवर हो गया, इसीलिए कॉस्ट से वो रिकवरी हम लोग लेस कर लेंगे। उसके बाद इनपुट्स, जो भी मेरा इनपुट्स होगा वो यूनिट्स में या केजी में जो भी रहेगा उसको माइनस करना है यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। मतलब मैंने 1000 केजी इनपुट डाला, उसमें से 100 केजी लॉस हो गया, तो उसे माइनस कर लेना है 100 केजी को। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट पर केजी मुझे पता चल जाएगा कि कॉस्ट पर केजी इस प्रोसेस में कितना कॉस्ट पर केजी पड़ा। ये पता चलेगा कि इस प्रोसेस में कॉस्ट पर केजी कितना हो गया, क्योंकि ये कॉस्ट जो लग रहा है ना, ये तो 1000 केजी के लिए ही लग रहा है। अगर कुछ लॉस नहीं होता तो डायरेक्ट हम क्या करते, इसको जोड़ने के बाद 1000 से डिवाइड कर देते, तो वही मेरा कॉस्ट पर केजी होता। लेकिन अब यहां पे कुछ लॉस वगैरह है, इसीलिए लॉस को हटाना है। तो यहां पे सिर्फ नॉर्मल लॉस को लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस को नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो मेरा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा इसीलिए। और नॉर्मल लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं। और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल में चला जाता है। अब देखो, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे प्रोसेस वन में कितना था, टोटल करेंगे 85,000 हो रहा है, 85,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 1000। ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, और ये क्या है, केजी है, और माइनस 100 केजी। ये मेरा इनपुट था और ये नॉर्मल लॉस का यूनिट है। अब कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, रुपीज, तो ये आ गया 93.89। तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। तो 1 केजी का ये निकला पर केजी, ठीक है, ये पर केजी का रेट निकल गया। तो यहां पे लिखेंगे ₹93.89 और यहां पर भी लिख देंगे ₹93
93.89। अब कैलकुलेट कर देंगे तो 50 इंटू 93.89 और फिर 850 इंटू 93.89, तो इसका आया है 4695। और इसको ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम आना चाहिए, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो जो भी डिफरेंस होगा वो मेकअप हो जाएगा। जैसे कि 1000 ये तो हो गया, और देखो ये भी 1000 आ रहा है, तो दोनों साइड क्वांटिटी वाला कॉलम मैच कर गया। अब इधर ये वाला जो है टोटल करेंगे, टोटल करके इसको माइनस करके इसको यहां बैठा देंगे, वो लगभग इतने परसेंट के बराबर ही आएगा, इतने रुपीस के बराबर ही आएगा। तो देखो, तो ये हो गया 85,000 और यहां पर 85,000। अब इसको माइनस कर देंगे, 79805। ये समझ में आया। अब एक काम करो, इसको डिवाइड करो 850 से, देखना इतना ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोसेस अकाउंटिंग में दो और भी अकाउंट आ गए हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अगर ये आ जाते हैं तो इसके लिए और भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट बनेगा, एबनॉर्मल लॉस का भी एक अकाउंट बनेगा। तो वो मैंने पहले से बना के रख लिया है। देखो, ये एक है नॉर्मल लॉस अकाउंट, सेम वैसे ही बनेगा, क्वांटिटी अमाउंट, और एक नॉर्मल लॉस अकाउंट और एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, ठीक है ना, ये दो अकाउंट। तो वहां से प्रोसेस 1 से क्या होगा, ट्रांसफर करना है हमें। तो किस साइड आया था, इस साइड नॉर्मल लॉस था, तो हमें इस साइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेस 1 अकाउंट से, तो यहां पे लिखना है प्रोसेस 1 अकाउंट। ये प्रोसेस 1 अकाउंट से ट्रांसफर हुआ तो 100 kg और अमाउंट है 500 @5 करके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसे मुझे बेचना है, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि नॉर्मल लॉस में जो भी वेस्टेज हुआ है उसे मैं बेच रहा हूं। तो यहां पर 100 kg बेच दूंगा। कितना करके बेचना है, @5 करके ही तो बेचना है, तो 500। देखो ये अपनी आप क्या हो गया, टैली हो गया, मैच कर गया। तो ये अकाउंट समझ में आ गया कि अगर रियलाइजेशन वैल्यू है तो उसको हम बाद में 5 रुपए करके बेच देंगे। अभी मैंने वैल्यू करके रख लिया था, प्रोसेस 1 में वैल्यू करके रखा हुआ था कि हमें रियलाइजेशन 500 होगा, और नॉर्मल लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर करके मैं क्या करता हूं, बेच देता हूं। समझ में आ गया। अब नॉर्मल लॉस को भी ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट से, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट। ये ट्रांसफर हो रहा है, कितना केजी हुआ है, 50 kg @93.89। तो कितना आया, 4695, ये आया था। ठीक है, ये बैठा दिया मैंने। अब क्या करना है, इसे तो बेचना है, तो ये 50 kg हम बेच देंगे। ये भी लॉस है और ये नॉर्मल लॉस भी लॉस था, तो लॉस को हम लोग किस रेट में बेचते हैं, लॉस को हम लोग तो इस रेट में नहीं ना बेच पाएंगे। ये तो मेरा जो रेट है ये गुड क्वांटिटी के लिए है, गुड क्वांटिटी मतलब जो अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए है, और जो लॉस वाला प्रोडक्ट है, वेस्टेज वाला प्रोडक्ट है, उसके लिए मेरा स्क्रैप रियलाइजेशन है, मतलब 5 रुपीज करके, तो मैं उसी रेट में बेच पाऊंगा। बाय बैंक अकाउंट, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल। तो कितना में बेच पाएंगे हम लोग,
₹5 करके ही तो बेच पाएंगे, इतना रुपया तो मुझे मिलेगा नहीं लॉस के लिए। जो वेस्टेज होता है उसके लिए मुझे फुल अमाउंट नहीं मिलता है। तो 5 करके कितना मिल गया मुझे, 250 मिल गया। मेरा वैल्यू है इतना का, लेकिन मैं रिकवर कितना कर पाया, 250। बाकी क्या होगा, बाकी हो गया लॉस। जो लॉस मैं ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ट्रांसफर्ड। तो अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट है उसको ट्रांसफर करना है, 4445। तो ये बैलेंस अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दिया कॉस्टिंग पीएल में। अब ये बैलेंस कर दूंगा 504695, 504695। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो मुझे कॉल कर लोगे कि सर यहां पे समझ में नहीं आया। चलो इसके बाद सिचुएशन 2 जो था उसको देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारा, व्हेन एक्चुअल आउटपुट 920 kg, 920 kg जब आउटपुट होगा तो उस समय हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो सेम प्रोसेस 1 जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो है थोड़ा ज्यादा हुआ है, ठीक ना। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू मटेरियल, ये मेरा इनपुट मटेरियल है 1000 kg था, 50,000 टू लेबर 20,000 टू ओवरहेड 15,000। तो ये गिवन था। इसके बाद नॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना, 1000 इंटू 10% एट द रेट ₹5 करके, ये गिवन है। अगर नहीं गिवन होगा तो वैल्यू भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे 100 और 5 करके 500, अगर नहीं दिया हो तो ये नील हो जाएगा। इसके बाद हमारा आउटपुट हुआ कितना है, तो यहां पे लिखते हैं 920। टोटल करेंगे तो इधर है 1000 और यहां पे कितना हो रहा है 1020। कुछ ज्यादा हो गया क्या, हमने 1000 kg इनपुट डाला मटेरियल, लेकिन 20 kg ज्यादा कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है 20 kg। हमने तो इनपुट डाला था 1000 kg, लेकिन 1020 kg, ये 20 kg हुआ कहां से, बता सकते हो। तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल गेन हो गया मेरा। तो यहां पे तो कोई एबनॉर्मल लॉस है नहीं, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एट द रेट रुपीज कितना है वो निकालना है। अभी 20 kg क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट 20 kg। एट द रेट रुपीज, अभी ये यूनिट पर केजी का रेट निकालना बाकी है, तो पर केजी का रेट निकालेंगे। यहां निकालते हैं कॉस्ट पर केजी फॉर प्रोसेस 1 इक्वल टू, टोटल करेंगे रुपीज में
85,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 500 रुपीज, 500,000 kg माइनस 100 kg इक्वल टू कितना आने वाला है 93.89, वही तो आएगा। तो 93.89, यहां पर भी 93.89। अब कैलकुलेट कर देना है, और ये 20 kg कहां से आ रहा है वो भी बताएंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 8 6 3 7 8.8 है, तो उसको हम 9 कर देते हैं यहाँ पर राउंड फिगर में, ये हो गया 9। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा के यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये जोड़ के आया 8 6 8 7 9। अब इसको घटा देंगे, माइनस 85,000, तो यहां पे आ गया 1879। तो यहां पर इसको अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे कुछ डिफरेंस आएगा, यहां पे आ रहा है 93.95 आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे रेट लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे हमेशा बैलेंस करके एबनॉर्मल गेन का अमाउंट बैठाएंगे। तो ये समझ में आया। तो ये 20 कहां से आया है उसको समझेंगे। जब मैंने 1000 kg मटेरियल इनपुट किया तो मेरा आउटपुट कितना हो गया 920 kg का, और मैंने नॉर्मल लॉस कितना एस्टिमेटेड करके रखा हुआ है 100 kg मेरा लॉस होने वाला है। ये एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल नहीं है। तो अब 1000 kg से अगर 920 kg का आउटपुट होता है तो बताओ लॉस कितना हो गया। लॉस हुआ 80 kg, और 80 kg लॉस हुआ है, लेकिन हमने एस्टिमेट कितना पकड़ा हुआ है 100 kg। तो एक्चुअल में लॉस कितना है 80 kg। तो ये जो 20 kg है 100 kg एक्चुअल माइनस एक्चुअल, एक्चुअल इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एक्चुअल लॉस इज लेस देन एस्टिमेटेड लॉस या नॉर्मल लॉस इक्वल टू एबनॉर्मल गेन। ये नोट में हम लिखाए थे। तो यहां पर हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। हमारा एक्चुअल में 100 kg का लॉस हुआ नहीं है, एक्चुअल में हमारा 80 kg का लॉस हुआ है, और हमने ज्यादा लॉस एस्टिमेट करके पकड़ा हुआ था। तो ये 20 kg का तो मेरा बच गया, बचत हो गया, इसी को हम लोग बोल दिए गेन। तो ये 20 kg का गेन है। एक्चुअल में आउटपुट मेरा 1000 kg से ही हो रहा है, ठीक ना। ये 20 kg कहीं अलग से नहीं आ रहा है, ये 20 kg इसी 100 kg में से आया हुआ है। तो एक्चुअल में मेरा लॉस कितना हुआ 80 kg, और 80 kg जो लॉस हुआ है इसको हमें क्या करना है बेच देना है ₹5 करके। तो अब नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट बनेगा, एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का एक अकाउंट बनेगा, ठीक ना। तो देखो, तो ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो यहां पे मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ नहीं है। एक प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या हो सकता है एबनॉर्मल गेन होगा, नहीं तो एबनॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस सभी प्रोसेस में हो सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर करना है तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस वन अकाउंट। प्रोसेस वन अकाउंट का इधर था तो उसको इधर ट्रांसफर कर लिए। तो कितना हुआ है 100 kg, 500 इसका वैल्यू रहा। इसके बाद एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल में लॉस हुआ है 80 kg का। तो हम बेच कितना पाएंगे 80 kg। तो बाय बैंक अकाउंट सेल कितना kg 80 kg एट द रेट ₹5 करके।
तो इसका मतलब 400 हो गया यहां पर। और बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस एबनॉर्मल गेन बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो यहां पे 20 केजी और बैलेंस कितना हो गया 100 केजी, 100 रुपीज। 20 केजी के लिए 100 रुपीज। ये मैंने एक्स्ट्रा लॉस पकड़ा हुआ था, लेकिन ये तो लॉस हुआ नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, गेन हो गया, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करना है। तो इसको टोटल कर देते हैं। तो ये हो गया 100, 500, यहां पर 100, ये 500, ये तो क्लोज हो गया। अब देखो प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल गेन था, इस साइड आया था, तो हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना होगा 20 केजी और कितना आया था 1879, ठीक है। और ये भी एबनॉर्मल एक गेन है, तो इसको इधर लाना है क्योंकि नॉर्मल लॉस से ट्रांसफर होगा। तो यहां पे लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 20 केजी। मतलब मैंने 20 केजी का ज्यादा लॉस पकड़ लिया था, उसको फिर क्या करना है, कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो मैं कैंसिल कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में ट्रांसफर करके। 100 रुपीज एक्स्ट्रा पकड़ लिया था। अब इसे तो मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि तो मेरा क्या हो गया, गेन हो गया, मैंने तो इसका प्रोडक्शन कर लिया। जो अमाउंट मेरा एक्स्ट्रा आ गया है वो क्या है, मेरा एबनॉर्मल गेन है। और इसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। टू, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस का लॉस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होता है, तो गेन भी तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इधर से ट्रांसफर होगा टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये हो गया ट्रांसफर्ड। कितना, यहां से 100 माइनस कर देते हैं, 1779। ट्वेंटी 1879, ये हो गया 1879। तो ये तुम लोगों का प्रोसेस अकाउंट। तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे और तुम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आज जो भी मैंने तुम लोगों को सिखाया, तो वहां पे कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करके पूछना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दीजिए। और अगर समझ में आया था तो कॉल करने का जरूरत नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों को समझ में आ गया है। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है मुझे जानना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं तुम लोगों को पूछता कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, तुम लोग बोलते हाँ समझ में आ गया है, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाता। लेकिन अब तुम लोगों को मैं सामने देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसीलिए तुम लोगों का समझ में आ जाता है तो तुम लोग थोड़ा ग्रुप में लिख देना हाँ समझ में आ गया सर। और अगर समझ में नहीं आता है तो कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो मेरे को फोन करके पूछो, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टडी करो घर में बैठकर। एग्जाम का कोई ठीक नहीं है, ये लोग लेगा कि नहीं लेगा, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टडी को। तो ऐसे कंटिन्यू करते रहो।